के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा आपने पिछले क्लास में पढ़ा रूपिम के भेद, आइए आप उनके विषय के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है मुक्त रूपिम। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जिस में शब्द मुक्त होते हैं, जो शब्द मुक्त होते हैं वह मुक्त रूपिम कहलाते हैं। पहला पॉइंट है इसका, शब्दों का मूल रूप ही मुक्त रूपिम कहलाता है। मुक्त रूपिम कहलाता है। क्या बच्चों? शब्दों का मूल रूप ही मुक्त रूपिम कहलाता है। इसे शब्द भी कहते हैं। जैसा बच्चों मैंने पहले ही बताया, मुक्त रूपिम को शब्द भी कहते हैं। मुक्त रूपिम किसे कहते हैं? शब्दों का मूल रूप ही मुक्त रूपिम कहलाता है। जैसे किताब, मकान, राम इत्यादि। यह शब्द का मूल रूप है। यह शब्द जो है अपने मूल रूप में है। अब आते हैं हम बद्ध रूपिम पे। यह शब्दों का मूल रूप है। किताब, मकान, राम इत्यादि मूल शब्द के रूप में मात्रा या विकारी शब्द जैसे प्रत्यय, जुड़ जाते हैं। क्या बच्चों? मूल शब्द के रूप में मात्रा या विकारी शब्द जैसे प्रत्यय जुड़ जाते हैं। अब इसमें जैसे किताब में मात्रा जुड़ेगी तो इसका मूल रूप परिवर्तित हो जाएगा किताबें। घरों, जो मूल रूप में कहा गया है इसमें बताया भी जा रहा है। जैसे कि मूल शब्द में मात्रा या विकारी शब्द या प्रत्यय जुड़ते हैं तब वह बद्ध रूपिम कहलाता है। जैसे किताब में मात्रा जुड़ी किताबें, घर में घरों, ये बद्ध रूपिम कहलाता है। अब मुक्त बद्ध रूपिम में अर्थ की दृष्टि से एक होता है। क्या बच्चों? जैसे कि अर्थ की दृष्टि से एक होता है लेकिन स्थान की दृष्टि से अलग होते हैं। क्या बच्चों? अर्थ की दृष्टि से एक होता है लेकिन स्थान की दृष्टि से अलग होते हैं। इनके साथ प्रत्यक्षतः कोई न कोई कारकीय विभक्ति जुड़ी रहती है।
इनके साथ प्रत्यक्षतः कोई न कोई कारकीय विभक्ति इनके साथ कोई न कोई कारकीय विभक्ति जुड़ी होती है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें बच्चों राम ने मुक्त रूपिम है, रावण को रावण मुक्त है लेकिन उसके साथ कार की विभक्ति जुड़ गई है, बाण से मारा। अब हम आते हैं अर्थिम पे। आइए बच्चों अर्थिम पे आते हैं। इसका पॉइंट है 2 अर्थिम, 2 रूपिम जोड़ करके जोड़कर एक अर्थिम का निर्माण करते हैं। लेकिन बच्चों वो दोनों रूपिम दोनों सार्थक शब्द हों तब एक अर्थिम का निर्माण होता है, जैसे पंच परमेश्वर। इन दोनों का अर्थ होता है, अब इसको मिलाकर एक अर्थिम का निर्माण हुआ पंच परमेश्वर। जैसे नील प्लस कमल, इन दोनों का अर्थ होता है, इससे नए अर्थिम का निर्माण हुआ नील कमल। अब इसके बारे में भी बच्चों आप लोग जान गए होंगे। अब बच्चों वर्णमाला के भेद के विषय में पढ़ लिए। अब हम हिंदी वर्णमाला पे आते हैं। अब इस सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा, या आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट है वर्णों के वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के वैज्ञानिक क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हिंदी वर्णमाला हमारी देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि में है, हिंदी वर्णमाला हमारी देवनागरी लिपि में है। तीसरा पॉइंट, यह ब्राह्मी लिपि
लिपि का परिष्कृत रूप है। यह पॉइंट इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि सारी हमारी जितनी लिपियां हैं सारी ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। उसी तरह हमारी देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी से निकली हुई है। इसी की परिष्कृत रूप मतलब शुद्ध रूप है हमारी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट पॉइंट, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जयभट्ट के शिलालेख में पाया जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जयभट्ट के शिलालेख में पाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी के वर्णों की कुल वैज्ञानिक संख्या 52 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी वर्णमाला की कुल वैज्ञानिक संख्या 52 है। ध्यान दीजिएगा कि कितनी संख्या है, कुल संख्या 52 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। किसको बच्चों? किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आचार्य कामता प्रसाद गुरु को हिंदी वर्णमाला का हिंदी व्याकरण का पितामह कहा जाता है। अगला पॉइंट,
वर्णमाला का विभाजन किया। चाहे वह आध्यात्मिक हो या बाह्य प्रयत्न, इन्होंने दोनों तरीके से वर्णमाला का विभाजन किया है बच्चों, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे बाह्य प्रयत्न द्वारा हो। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया। अतः उनके अनुसार स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पेपर में पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 बताएंगे। अगर पूछता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 10 बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आदिकाल तक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 थी। तब तक ऐ तथा औ, ऐ तथा औ को संयुक्त स्वर माना जाता था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे कि मैंने बताया स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या पूछता है तो 11, अगर पूछता है भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 और पूछता है आदिकाल में स्वरों की संख्या कितनी थी तो 9। यह पॉइंट फिर से आपको तो बता रहे हैं। पहला है आचार्य कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पितामह कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने ही वर्णमाला का विभाजन किया, चाहे वह आध्यात्मिक हो या बाह्य। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को स्वरों में स्थान नहीं दिया है, अतः उनके अनुसार स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। चौथा पॉइंट, आदिकाल तक हिंदी वर्णमाला में
में स्वरों की संख्या 9 थी, तब तक अ और औ को संयुक्त स्वर माना जाता था। अभी तक बच्चों हमने वर्णमाला के इतिहास के विषय में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्वर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।